नमस्कार। कल मैंने दो फिल्म देखी थी, एक सैयारा और एक 12 पास। मैं उस फिल्म की कहानी नहीं बताऊंगा। आज मैं एक अत्यंत मार्मिक लेकिन तथ्यात्मक विषय पर आपसे बात करूंगा कि इस देश में युवा बेरोजगार किस मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही है। यकीन मानिए, सैयारा में एक जो हीरो होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है अपने करियर को लेकर, फिर आगे वो कहानी रोमांटिक हो जाती है, उसको सक्सेस मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार 12 पास में एक लड़के की कहानी है जो यूपीएससी करने के लिए छोटे से शहर से दिल्ली जाता है, मुखर्जी नगर, फिर वहाँ संघर्ष करके वो पास कर जाता है। मैं आज आपसे इस विषय पर बात करता हूँ और इस विषय पर बात करते हुए यकीन मानिए मैं बहुत भावुक भी हो गया हूँ। और विडंबना देखिए हमारे सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की कि जिस देश में 20 साल से 35 साल के युवाओं की संख्या लगभग 50 से 55 करोड़ हो, वह देश कैसे इस बात को बर्दाश्त करता है, वह व्यवस्था कैसे टिका हुआ है कि इतने बड़ी आबादी जो एस्पिरेशनल क्लास है, एस्पिरेशनल एज ग्रुप है, जो इस देश का नवनिर्माण कर सकता है और कर भी रहा है, उस पर कोई चर्चा ना हो। मैं कुछ आंकड़ों पर भी आज बात करूंगा, लेकिन मेरा फोकस इस बेरोजगारी, लाचारी और गुर्बती में जी रहे अधिकांश युवक पर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना नहीं। आंकड़े रोज रिलीज होते हैं, नेताओं के भाषण रोज होते हैं। मैं एक दो फैक्ट बता देता हूं। इस देश में 20 से 35 साल के युवा की संख्या एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो भारत सरकार की ही है, वो तकरीबन 50 से 55 करोड़ है। 19 से 29 वर्ष को नेशनल यूथ पॉलिसी के एज ग्रुप में रखा जाता है। उसके अनुसार इसकी संख्या लगभग 37 करोड़ है। अजीम जी प्रेम जी यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पब्लिश किया है। उस रिसर्च के अनुसार इस देश में 60% ग्रेजुएट्स वो बेरोजगार हो जाते हैं। ये कुछ आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ 1983 में 7 लाख ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड थे। इस ग्रेजुएट्स में सिंपल ग्रेजुएट्स भी हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के भी ग्रेजुएट्स हैं, मैनेजमेंट के भी ग्रेजुएट्स हैं। 1993 में यह बढ़कर 20 लाख हो गया, 2004 में 30 लाख, 2011 में 40 लाख, 2017 में 1 करोड़ और 2023 में 1 करोड़ 10 लाख। 3 साल अभी तक और गुजर गए हैं, उसके आंकड़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आंकड़े करीब करीब 2 करोड़ के पार कर चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं और उसमें 28 लाख को ही रोजगार मिल पाता है, नौकरी मिल पाती है। उसमें कुछ अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कम तनख्वाह मिलता है, और कुछ को ठीक ठाक मिलता है। यानी 22 लाख बच्चे हर साल बेरोजगारी की दंश झेलने को मजबूर हो जाते हैं। पहले इन कुछ विषयों को समझ लीजिए। भारत ने डिग्रीधारियों की फौज तो बना दी, लेकिन अर्थव्यवस्था में वो कोई कंसिडरेबल और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। याद रखिए कि 40 साल बदल तो गए, 40 साल बीत तो गए, लेकिन इन 40 वर्षों में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की किस्मत नहीं बदली। इस देश में बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन जो युवा बेरोजगार हैं वह 4 गुना दंश झेलते हैं। 4 गुना क्यों दंश झेलते हैं? क्योंकि वो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक मार भी झेलते हैं। अगर कोई 50 साल के व्यक्ति को रोजगार न हो तो उसको समाज उतना दंश, उतना ताना नहीं देगा बनिस्पत 25 से 30 साल के युवा को। अगर वो बेरोजगार है तो उसको ताना मिलेगा। डिग्री बढ़ रही है, उम्मीद बढ़ रही है, उम्र भी बढ़ रही है, लेकिन सम्मानजनक रोजगार उस गति से नहीं बढ़ रहा है। मैंने कुछ आंकड़ों पर बात की। मैं कुछ मोटे तौर पर आपके सामने इस विषय को रखता हूं। इस देश में तकरीबन 145 करोड़ की आबादी है और उसमें 50 से 55 करोड़, जैसा मैंने बताया, कि वे 20 से 35 वर्ष के लोग हैं जो सामान्यतः संघर्ष करते रहते हैं। युवा ही आप उसको कह सकते हैं, यद्यपि राजनीति में 50 साल में भी युवा ही रहता है लोग। बहरहाल वो एक अलग विषय है। अब इस
50 से 55 करोड़ लोग जो युवा हैं वह किस स्थिति में है, इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ। इस देश का राजनीति, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इस देश का लीगल जुडिशियल सिस्टम, ये चारों सिस्टम 50 से 55 करोड़ युवाओं से वर्चुअली डिस्कनेक्टेड है। एक दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, 2025 में बिहार का चुनाव हुआ, अभी पटना में उप चुनाव हो रहा है बांकीपुर का। इन सभी चुनावों में क्या बेरोजगारी, युवाओं की समस्या कभी कोई मुद्दा बना है? कभी कोई, मैं मुद्दा शब्द भी ये गलत है, मैं सिर्फ इसको बताना चाहता हूं कि इन चुनावों में कभी इस विषय पर गंभीरता से चिंतन, मनन, मंथन हुआ है कि हमारे देश के युवा किस हाल में है? उसके प्रताड़ना, उसके मनोवैज्ञानिक दबाव, उसकी मन स्थिति, उसका तनाव, उसके सामने अनिश्चितता लिए हुए भविष्य जो मुंह बाए खड़ा होते हैं। अब आप कल्पना करिए, उसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। उस 50 से 55 करोड़ में पहली समस्या तो ये है कि साहब ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा है। यहां तक भी अगर ये सबके साथ होता तो फिर बच्चे इस बात को लेकर के मुतमईन हो जाते, आश्वस्त हो जाते हैं, या अपने आप को संतोष दे देते कि चलो सबके लिए साथ वैसे ही है। लेकिन इस 50 से 55 करोड़ में कुछ 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप या तो बहुत आर्थिक रूप से सबल हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, या पॉलिटिकल घराने के लोग हैं। और ये लोग के पास कई अपॉर्चुनिटी हो जाती है। पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि या तो अपने माता पिता का बिजनेस संभाले, पॉलिटिक्स में है तो इनके बच्चे पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, सीधे MP MLA मिनिस्टर भी बन जाएंगे। या फिर अगर बहुत पैसा है तो नीट का क्वेश्चन आउट हो जाएगा, पैसा देके मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। डॉक्टर्स बहुत पैसा कमा लिया, अपने बेटे को मेडिकल में नाम लिखा देगा, पढ़े लिखे कुछ नहीं जाने, लेकिन आकर के वो बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल का MD बन जाएगा। लेकिन इस 50 से 55 करोड़ में मोटे तौर पर 2, 4, 5 लाख, 10 लाख को छोड़ दीजिए तो बाकी की स्थिति क्या है? आप कल्पना कर लीजिए, जो बच्चे पटना के तंग गलियों में, कोटा के तंग मकानों में, दिल्ली सहित अन्य जगहों पर एक अदद नौकरी या फिर कोई ढंग का रोजगार खड़ा करने की तलाश में जब वो जिल्लत झेलता है, यकीन कीजिए इस दर्द को यदि आप महसूस कीजिएगा तो आपके आंख से आंसू निकल जाएगा, मेरी आवाज भर आ रही है। इस दर्द को आपको लगता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियल सिस्टम या इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोग महसूस करते हैं? नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं आपको मैं बताता हूं। अभी हाल में मैं एक सेमिनार लेने जयपुर गया था। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, उस होटल में जो वेटर्स था, सफाई कर्मी थे, रेस्तरां में काम करने वाले बच्चे और बच्चियां थी, उन लोगों से जब हमने बात की तो उन लोगों ने अपने दर्द को 3 कैटेगरी में बांटा। मेरी आंख भर जाती है। 3 तरह का दर्द महसूस करता है वो। पहला दर्द 15,000, 16,000, 12,000 रुपया में तकरीबन 18 घंटा खटने का दर्द, 18 घंटा कमर तोड़ करके मेहनत करने का दर्द। ये दर्द लेकर वो हर दिन उठता है और यही दर्द लेकर वो हर दिन सो जाता है। दूसरा, जलालत का दर्द, उसको अपमानित, हर दिन अपमानित होने का दर्द। ये मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, जो बच्चे सफाई कर रहे हैं, जो रेस्तरां में बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं, माइग्रेट करके अपने घरों से बाहर इस हॉस्टाइल वातावरण में वो मेहनत कर रहे हैं, क्या वे एक अदद प्रेम से बात किए जाने का, क्या वो एक अदद आदर पूर्वक संबोधन के भी हकदार नहीं है? आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए,
कि कब आपने उसको प्यार से बेटे बेटी जो आपकी उम्र है। मैं अक्सर जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं ऐसे बच्चे बच्चियों को बेटा या बेटी बोलने का। आप बोल करके देखिए ना, आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। तो दूसरा दर्द होता है हर सुबह की पहली किरण अपमान के साथ उठता है, क्योंकि उसका जो एम्प्लॉयर है, इस देश में जो एम्प्लॉयमेंट देता है ना, लगता है वो भगवान है। अगर होटल वाले ने नौकरी कर दी तो बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है कि उसके स्वाभिमान को वो रौंद देता है और उसको लगता है कि मैंने तुमको नौकरी दी है तो तुम हमारे गुलाम हो। हर सुबह की पहली किरण या सुबह की पौ फटने से पहले उसके कानों में उसके मालिक की कर्कश आवाज जाती, उठो जल्दी, देर हुआ है, काम पर लगो। उन लोगों ने कहा कि दूसरा दर्द जो लेकर वो उठता है ना, वो है अपमान का। और तीसरा दर्द अनिश्चितता का, कि न जाने उसके हाथ से कब कोई प्लेट गिर जाएगा, न जाने फर्श पर सफाई करते हुए उसके झाड़ू से, उसके पोछे से किसी रईसजादे के पैंट पर छींटा न पड़ जाए, न जाने कब किसी रईसजादी और नकचढ़ी महिला रेस्टोरेंट में खाते समय उसके सूट और उसके गुची बैग पर कोई दाल का, सब्जी का कोई टुकड़ा न गिर जाए और अचानक से उसको धक्के मारकर उस एम्प्लॉयमेंट से महरूम कर दिया जाए। क्या आपको पता है, अकेले इस राज्य में करीब 2 करोड़ युवा ये माइग्रेट कर जाता है। प्रशांत किशोर ने जब इसको उठाया तो लोग उसको हंसी का पात्र बनाए, लोग उस पर हंसते हैं। ये भी कोई मुद्दा है पॉलिटिक्स का? आपको पॉलिटिक्स करना नहीं आता है, यानी अगर आप इन बच्चों के दर्द को उठाइएगा तो आपको पॉलिटिक्स नहीं करना आता है। आपको पॉलिटिक्स करने के लिए हनुमान को नचाना होगा, कृष्ण राधा को दिखाना होगा, लोगों को बेवकूफ बनाना होगा। यह है पॉलिटिक्स। गृह मंत्री कहते ये तो जुमला था। प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस देश में काम कर रहे हैं, ये दर्द आपको कभी नहीं महसूस होगा कि इन लोगों को दर्द है। इसलिए मैंने कहा, तो पहले मैं इन बातों को बता। उन लोगों ने कहा कि सर, अंकल, इस 3 दर्द से हम लोग रोज रूबरू होते हैं और इस देश का हर युवा, मैंने कहा ना कि जो ये 50 से 55 करोड़ है, इसमें 10 लाख 15 लाख को छोड़ दीजिए जिसको ढंग की नौकरी मिल जाती है या जिसके माता पिता राजनीति में है, बड़े बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा उसको कैंपस में सिलेक्शन हो गया आईआईटी का। बाकी लगभग 50-55 करोड़ में अगर 10 लाख 15 लाख को घटा दीजिए तो बाकी बच्चे इस 3 घनघोर त्रासदी से रोज गुजरता है। अपमान की त्रासदी से, मेहनत तोड़ की त्रासदी से और अनिश्चितता की राजनीति। ये अनिश्चितता का जो उनको दंश हर दिन झेलना पड़ता है। कल पता नहीं हम रहें कि ना रहें। मेरी बेटी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, फिर कुछ जॉब की, फिर जॉब छोड़कर उसने स्टार्टअप शुरू किया। शी इज फाइटिंग अलोन, अपने दम पर वो मेहनत कर रही है। परसों हम लोग बैठ करके जब खाना खा रहे थे तो अचानक उसने कहा कि पापा, मेरे 4 फ्रेंड बेरोजगार हो गए। तो हमको क्यूरियोसिटी हुई, हमने बोला कि बेटा कैसे हुआ? तो उसने कहा कि पापा, वो चारों लोग, हम लोग कॉलेज से जब पास किए थे तो मैं इधर चली और वो चारों अपने अपने राज्य में, शहर में कुछ न कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल गया था, लेकिन ये एआई आने के कारण उनका एम्प्लॉयमेंट अब छीन लिया गया और उनको कहा गया कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इससे कुछ पैरेलल ड्रॉ कर पाया कि आप सोच करके देखिए कि जिन बच्चों को 30 की उम्र में, 28-25 की उम्र में वन फाइन मॉर्निंग ये लगता है कि कल उसके पास कुछ नहीं होगा, तो कैसा लगता होगा। लेकिन हमारे देश की, हमारे राजनेताओं की, हमारे देश के बिजनेसमैन, हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, इसको अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो इस 50 से 55 करोड़ युवाओं से इस देश का राजनीतिक सिस्टम, इस देश का प्रशासनिक व्यवस्था, इस देश का जुडिशियल यानी न्यायिक व्यवस्था और इस देश का अर्थव्यवस्था, ये तीनों डिस्कनेक्टेड है। न इस समस्या का, न इस त्रासदी का,
न इस अपमान का। आप सोच करके देखिए, जिस देश का 50 करोड़ युवा रोज अपमानित होता हो, और वो जो मैंने कहा कि 67% अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी अगर वो 30-35% को एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है तो उसमें एक बड़ी मात्रा जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का, अंडर पेड। उसके अलग कारण भी है, स्किल में भी गैप है। और हम लोगों ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था का वो बुरा हाल किया है नेताओं ने और इस सिस्टम में, जिसमें सब लोग शामिल है, कि ग्रेजुएट हो जाता है और वो ढंग से कोई कुछ कर नहीं पाता है। अभी हाल में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ तो इंडिया से बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको वहाँ बुलाया गया। जो मीडिया में खबरें हैं उसके अनुसार उनमें से बहुत लोगों को लौटा दिया गया, यह कहकर कि आप जिस काम में स्किल्ड हैं वो काम आपको नहीं आता। हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद, तबाह कर दिया। हमने सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद कर दिया। मेडिकल कॉलेज रुपया छापने की मशीन हो गई। मेडिकल कॉलेज का वही हाल है, 2-2 करोड़ रुपए एक साल में फीस लगता है। तो हम लोगों ने एक ऐसी, आप जरा सोच करके देखिए, इस देश में अकेले कोचिंग का इंडस्ट्री 1,35,000 करोड़ का है, यानी एक बहुत बड़ा व्यापार है शिक्षा का। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, काउंसलिंग सेंटर्स, स्किल के नाम पर प्राइवेट IITIs, नर्सिंग वगैरह वगैरह। उसके ग्राहक कौन हैं? आप इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ा बाजार है। मैंने कहा ना 1,35,000 करोड़ तो अकेले कोचिंग का व्यापार है। अगर इन सभी एम्प्लॉयमेंट के बाजार को जोड़िएगा तो ये 10 लाख करोड़ का बाजार है। और उसके ग्राहक कौन है? बेरोजगार युवक। आप सोच करके देखिए। अभी देखा ना नीट, शर्म नहीं आती है हमारे देश को कि नीट का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी बच्चों से आप फीस लेते हैं। एक और बात आपसे बताते हैं, मैंने इन चीजों को बताया कि युवा कैसे इस पूरे देश की व्यवस्था से डिस्कनेक्टेड है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो फ्रस्ट्रेशन अभी कोई भयंकर रूप नहीं धारण कर पड़ा है, उसके अलग कारण है, क्योंकि इन नेताओं ने सारी व्यवस्था कर रखी है। एजुकेशन को बर्बाद किया, एजुकेशन को महंगा किया। इनके बच्चे, आप सोच करके देखिए ना, सारे नेताओं के बच्चे, फाइनेंस मिनिस्टर हो निर्मला सीतारमन, या विदेश मंत्री हो S जयशंकर, या रक्षा मंत्री हो, अधिकांश के बच्चे बाहर में पढ़ते। कुछ लोगों को लैटरल एंट्री मिल जाती है। नितिन गडकरी इथेनॉल पर एक पॉलिसी लाते हैं, उनका बेटा 500 करोड़ का आदमी बन जाता है। ये जो है युवाओं में फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रहा है। लेकिन नेताओं को लगा कि जब युवा अनपढ़ रहेगा या अनस्किल्ड रहेगा या पुअरली स्किल्ड रहेगा तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो फ्रस्ट्रेशन होगा। तो क्या उपाय किया जाए? उसको धर्म के रास्ते पर लगा, उसको राजनीति में झंडा ढोने के लिए लगा दो। आप देख लीजिए ना। और फिर क्या हुआ? रील बनाने में लगा दो। इस देश में अभी लगभग जितनी आबादी उससे ज्यादा फेसबुक अकाउंट है। आंकड़े बता रहे हैं करीब करीब 145-50 करोड़ फेसबुक के अकाउंट लगा हुआ रील बनाने में। ठीक है, उससे उसके कुछ आमदनी हो जाती है, लेकिन आप सोच करके देखिए कि ये देश की प्रोडक्टिविटी में क्या उसका योगदान है। तो आपने उलझा दिया। जो कुछ बचेगा तो इलेक्शन की रैली में झंडा लेगा, उससे जो बचेगा वो रील बनाएगा, उससे जो बचेगा कुछ लगा दीजिए धंधे में। तो ये पूरा इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमारे बच्चों को इन बेदर्दों ने मेरे पास कोई गंदा शब्द नहीं मिल रहा। सामान्यतः मैं गंदे शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, अन्यथा ये जो देश का प्रशासनिक, देश का राजनीतिक, देश का आर्थिक और देश का न्यायिक व्यवस्था ने जो युवाओं को डिस्कनेक्ट किया है, इन व्यवस्थाओं के लिए मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द का प्रयोग करूं। इनके फ्रस्ट्रेशन का क्या लेवल होगा। लेकिन चूंकि वो धर्मों में बट गए। अब देखिए ना, एक कॉकरोच के नाम से एक सोशल मीडिया पर चलता है और देखते देखते मिलियंस लोग उसमें, ये क्या बता रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन को बता रहा है। उसका क्या भविष्य होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन देख लीजिए ये सभी लोगों ने उस पर कैसे काउंटर अटैक करना शुरू किया। तो
इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं एक और बात बताता हूं। अब इन युवाओं के मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास के माता पिता और उनके परिवार पर क्या गुजरती है, इसको भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि शायद इस दंश से, इस स्थिति से, इस मन स्थिति से आप भी गुजर रहे होंगे। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, यह पूरी दुनिया कैसे फ्रेम पर खड़ी हो गई और चंद उद्योगपतियों, बड़े बिजनेसमैन ने, आप सोच लीजिए, एक तो ट्रिलियनायर हो गया एलोन मस्क। इस देश में ऐसे भी बताया जाता है कि लगभग जो देश का 90% वेल्थ है वो 10% लोगों के हाथ में। इस देश का जो 1% अल्ट्रा रिच लोग है उसके पास देश का 40% वेल्थ है। मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी को अगर जोड़ दीजिएगा तो वो तकरीबन 120 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 10,000 लाख करोड़ होता है। पूरे दुनिया के देशों पर कर्ज को जोड़िएगा तो ये तकरीबन 320 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 30,000 लाख करोड़, यानी जितने की अर्थव्यवस्था है उसका 3 गुना कर्ज है। अगर भारत की ही बात कर लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर बताई जा रही है, तो लगभग 350 लाख करोड़, और इतना ही लगभग कर्ज भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसने क्या किया, इस पूरे कर्ज की संस्कृति ने क्या किया है कि इस देश में एक कंस्पिक्वस कंजम्पशन का एक फॉल्स, एक आधारहीन, एक पिलर विहीन, एक जमीन विहीन व्यवस्था खड़ी कर दी। अब जो ये युवा शहरों में पढ़ते हैं तो इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया। उसको भी लगता है हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके लिए वो डिमांड अपने माता पिता से करते हैं। सब चीज को महंगा कर दिया। पहले किताब, कॉपी, पेंसिल ये सस्ते आते थे, उसको भी महंगा कर दिया। जो पुराने लोग होंगे बिहार में, मैं बता दूं, एक कॉपी आती थी, वैशाली कॉपी, सरकार मुहैया कराती थी, 30-35 पैसा उसका दाम था। अब कॉपी आती है कितने में, आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो झूठ और आडंबर पर, कर्ज पर व्यवस्था को फुला दिया गया, अर्थव्यवस्था को फुला दिया गया। माने पैसा है मेरे पास 10 रुपया और बताया जा रहा है कि आपके पास है 30 रुपया, तो सब चीज बढ़ गया, सब चीज दिखने लगा। अब इन युवाओं के संघर्ष करने के खर्च में भी 3 गुना की वृद्धि होगी। एक तरफ उसके माता पिता का आमदनी कम है, एक तरफ वो खुद बेरोजगार है, और एक दूसरी तरफ उसके संघर्ष करने का खर्च भी 3 गुना हो गया। यानी इस देश का बेरोजगार या इस देश का युवा, कुछ लोगों को छोड़कर, जो मैंने बताया 10 लाख के आसपास आप माइनस कर दीजिए, उसको अगर आप छोड़ दें तो इस देश के युवाओं के सामने इतनी विकट, विकराल, विकृत और विध्वंसक परिस्थिति है कि वो मैं दाद देता हूं उन युवाओं को जो इस विपरीत परिस्थिति में, इस होस्टाइल, अनकनेक्टेड सिस्टम से, सिस्टम का कोई सिंपैथी नहीं है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम इसके बारे में बात नहीं करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसके बारे में बात नहीं करता है। एक लड़का अगर जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाता है बेरोजगार होकर भी ऑफिस में, तो उसको पैसा लग जाता है। एक किसी बेरोजगार लड़के को नौकरी लगती है तो वो पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो उससे भी पैसा लेता है, ये जानते हुए कि ये बेरोजगार लड़का है। देश का जुडिशियल सिस्टम, अगर आप केस करने गए, आपके साथ अन्याय हुआ, आप जाइए ना कि मेरा कॉपी जांच करवाना, हाई कोर्ट में जाइए, वकील साहब का कितना फीस है, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का 25 लाख रुपया फीस। तो ये पूरा सिस्टम जो है युवाओं से अनकनेक्टेड है, और ऊपर से ये झूठ, आडंबर और फर्जी गुब्बारे की तरफ फूले हुए अर्थव्यवस्था ने पूरे कॉस्ट को तिगुना चौगुना बढ़ा दिया है। एक तरफ से अनकनेक्टेड यूथ, फ्रस्ट्रेटेड यूथ, और दूसरे उसके संघर्ष की लंबी होती काली रात और खर्च का बेतहाशा बढ़ना। इसने इस देश के लगभग 80 से 90% परिवारों को तन तवाह परेशान करके रखा है। लेकिन दूसरी बात यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि जब इन परिवारों को, इन लोगों को सरकार चुनने की बात आती है तो फिर से जाति, मजहब, मेरा पॉलिटिकल अलायंस, मेरा एलिजियंस,
ये सब हावी हो जाता है। यकीन मानिए, मैं ये वीडियो युवाओं को डेडिकेट कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों को ये वीडियो समर्पित कर रहा हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन अपनी संवेदना, उनका उत्साह और इस हकीकत से उनको ज़रूर रूबरू कर सकता हूँ। और ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जब आप सफल हो जाए, जब आप सिस्टम में आ जाए, तो इस दर्द को महसूस ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि हमने देखा है कि गरीब घर के बच्चे जब सिपाही बन जाते हैं तो उनका पहला डंडा उस सब्जी वाले पर ही चल जाता है। गरीब घर के बच्चे जब दारोगा बन जाते हैं तो एफआईआर में उसी से पैसा मांगते हैं जो लगता है कि यह दे सकता है, कमज़ोर है। कोई प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है तो वह फिर अपने उसी मानसिकता में लौट जाता है। मैं देश के तमाम लोगों से ये ज़रूर मिन्नत करूँगा, आरजू करूँगा कि जो बच्चे होटलों में, रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड्स में, ये जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, बिग बास्केट में काम करने वाले गिग वर्कर्स हैं, छोटा छोटा व्यापार कर रहे हैं, ठेला सब्जी बेच रहे हैं, पकौड़ा तल के खिला रहे हैं, उनसे कम प्यार से तो ज़रूर बात कीजिए। क्योंकि वो एक साथ 3 तनाव, 3 परिस्थिति को कैसे झेलेगा। पहला अपमान का, दूसरा अनिश्चितता का, और तीसरा कमर तोड़ मेहनत का। यकीन कीजिए, आपके प्यार भरे 2 बोल, आपके सहानुभूति के 2 शब्द उनके जख्म पर मलहम का काम जरूर करेंगे। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, दिमाग से नहीं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप भी दिल से सोचिएगा, दिमाग से नहीं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।